सुबह का समय है, सूरज की किरणें ठीक से निकली भी नहीं है अभी। चिड़िया अपनी उड़ान भरने के लिए पंख फैलाए तैयार बैठी है। सामने के रास्ते सुनसान से पड़े हैं, मानो किसी ने आदेश दिया हो कि इन गालियों से नहीं गुजरना है। नीले रंग की साड़ी में पायल की धुन बजाते हुए सिंगारहीन एक औरत उन्हीं गालियों में दौड़ते हुए अंदर की तरफ आती है। 2-4 कदम चलकर खुद को रोकते हुए घुटने के बल बैठकर कहती है, इन गालियों का सन्नाटा बता रहा है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सामने बैठीन हुक्का फूंक रही सिंगार से लथपथ औरत जोपनी एक नजर उठाकर सामने देखती है और फिर शिशाया करते हुए अपनी नजरें उसकी तरफ से हटाकर कहती है, तबाहिफ बिना जेवरात बिना साज सिंगार के उत्तराधिकारीहीन राज्य की तरह लगती है। अब किसके लिए सजना सावरना है, कोठे पे लगा ताला बता रहा है कि अब यहाँ कभी मुजरा नहीं होगा। मालिका जान अपने सामने बैठीन औरत के पास जाकर उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर मालिका कहती है, रूपा जिसकी जबानी अभी डली ना हो उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन अदाओं के जलवे देखने कब कौन खरीदार आ जाए ये जानती नहीं हो तुम। जब तक हम जिंदा है नाचते रहेंगे, ये सिर्फ पेशा नहीं अब आदत है हमारी। इतना कहकर 45 वर्ष की मालिका 3 बार ताली बजाती है। उसकी ताली की आवाज सुनते ही 2 लड़कियां उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। इनका नीला रंग उतार कर इन्हें ऐसे रंग में रंग दीजिए कि इनके घुंघरू की आवाज से उस हवेली की दीवारों में दरार आ जाए। मालिका के इतना कहते ही उसके पास खड़ी लड़की कहती है, हम हवेली क्यों जाएंगे, आज उन्हीं की वजह से हमारे घुंघरू हमारे लिए बेड़िया बन गए हैं। अपनी अदाओं में इतरा कर मालिका कहती है, तुम नहीं जानती हो अभी राज जिंदगी के जिन गालियों से अपने घमंड अपने बेटे को दूर रखना है, उसी के स्वागत में हमें अपनी गालियों में बुलाया है। जाने की तैयारी की जाए। राजनगर में सामने एक पुस्तैनी हवेली है जो फूलों से सजी हुई है। हजारों लोग खाना खाने आ रहे हैं, चारों तरफ बस फूल ही फूल है। सबके चेहरे पर खुशी की लहर है, किसी के आने के इंतजार में सब अपनी आश लगाए बैठे हैं। बाहर से एक गार्ड अंदर आकर दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, कुंवर सा का प्लेन एयरपोर्ट पर आ गया है। सारी गाड़ियां उन्हें लेने पहुंच चुकी है। राजमाता सब बस आपकी राह देख रहे हैं। आईने के सामने एक 65 साल की औरत खड़ी है जो पूरे तरह से राजमाता के लिबास में लिपटी हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि वैजयंती देवी है, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। आज इनका पोता लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट रहा है। इनकी हवेली में ये अपने 3 बेटे 2 बेटियां उनके पति और उनके बच्चों के साथ रहती है। आईने में खुद को देख रही वैजयंती को एकदम गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई देती है। गाड़ियों के रुकते ही पटाखे की आवाजें सबके कानों को रौंदने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। भागते हुए वैजयंती हवेली के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सबसे पहले हम अपने बच्चे को तिलक लगाएंगे। सामने खड़ी सावित्री आरती की थाली आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, सबसे पहले आप ही उसे देखना, आप ही तिलक करना। आखिर आपके 25 सालों का इंतजार वापस लौट रहा है। मासा हम सब तो हर रोज उससे वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं, लेकिन एक आप ही है जिनने उसे जन्म से आज तक नहीं देखा है। ये कोई और नहीं लड़के की माँ थी। आखिर क्या राज है कि माँ ने इतना प्यार करने के बाद भी अपने ही पोते की शकल को आज तक नहीं देखा है। वहीं खड़ी वैजयंती की बेटी ने फुसफुसा कर अपने पति के कारण में कहा, प्रमिला तुम चुप रहोगी जरा। उसके पति ने चिढ़ते हुए उसे जवाब दिया। कोई और कुछ कहता उससे पहले बाहर से आवाज आती है, मैं आ गया दादी सा। सबकी आंखें बंद हो गई। वैजयंती एकटक आंखों से अपने सामने खड़े अपने पोते को देख रही थी। लंबा चौड़ा चेहरे पर दाढ़ी, गले पर एक निशान, उसकी सुंदरता वैजयंती देवी को पलके झुकाने की इजाजत तक नहीं दे रही थी। अपने पोते के चेहरे पर हाथ फेरते हुए वैजयंती कहती है, वही चेहरा, वही आंखें,
वही होंठ, वही आवाज, वही चाल हूबहू कुमार प्रताप सिंह हो। सामने खड़ा शौर्य सोचते हुए मुस्करा कर कहता है, ये कुमार प्रताप सिंह कौन है दादी सा? वैजयंती कोई जवाब देती उससे पहले शौर्य की माँ कहती है, माँ सा हम आंखें खोले क्या? हाँ क्यों नहीं? इतना कहकर वैजयंती देवी दूर खड़ी हो गई। शौर्य सबके पैर छू कर गले मिलने लगा। अभी वैजयंती कहती है, अब देर यही कर लोगे क्या? राजभोग बना है तुम्हारे लिए, पहले भोजन करो फिर महफिल में आना। शौर्य मुंह बनाते हुए कहता है, क्या दादी अब राजा महाराजाओं का जमाना नहीं रहा? ये भोग मोग मुझे सूट नहीं करता, और महफिल किस बात की? मैं यहाँ मुशायरा सुनने थोड़ी आया हूँ, हम पार्टी करते हैं। रात को सब पास खड़े शौर्य के हम उम्र कजन ताली बजाकर शौर्य का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, यस दूर हमें भी पार्टी करना है। महफिल में मुशायरा नहीं मुजरा होगा। दादी सा की बात सुनते ही शौर्य के शरीर में हल्की सी कंपन हुई। अगले ही पल वो गुस्से में कहता है, सख्त नफरत है मुझे मुजरे से और मुजरा करने वाली से। मन ही मन मुस्कुराते हुए वैजयंती खुद से कहती है, बस यही देखना था हमें तुम्हारे अंदर। नैन नक्श में चटक मटक गुलाबी गाल किए मेकअप से परिपूर्ण औरत के पास अपने एक दोस्त को लाकर है शौर्य कहता है, इनसे मिलो विशाल, ये मेरी छोटी बुआ प्रमिला है और ये इनके पति राजेश खन्ना। इतना कहकर अपनी जबान को संभालते हुए शौर्य कहता है, नहीं मेरा मतलब है कि राजेश कुमार ये पैदा ही अकड़ में हुए थे, इसलिए ज्यादा बोलना इन्हें पसंद नहीं। अपने कदमों को थोड़े आगे बढ़ाकर शौर्य कुछ कहता उससे पहले सादगी में लीन सीधे पल्लू की साड़ी में खड़ी औरत शौर्य के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, और मैं हूँ उर्मिला, इसकी बड़ी बुआ। ये मेरे पति है विमलेश। विशाल अपने सामने और लोगों को देखकर धीरे से कहता है, भाई तेरे घर में इतने लोग हैं कि आज तो इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, सबसे बाकियों से कल मिलते हैं, अभी के लिए इतने काफी है। विशाल की बात को समझकर शौर्य उसके साथ जाते हुए पीछे मुड़कर कहता है, ओके गैस, अब मिलते हैं सीधे नाइट पार्टी में, सी यू बाय बाय। इतना कहकर अपने बैग को कंधे में उठाने ही वाला था कि सामने से एक नौकर अपना हाथ बढ़ाता है। उसे रोकते हुए अपने बैग को कंधे में टांग कर शौर्य विशाल के साथ अपने कमरे की तरफ जाता है। हवेली की सफेद चमचमाती दीवारों को देखकर विशाल कहता है, भाई तेरा घर इतना बड़ा है, मुझे तो डर है कहीं घुम न जाओ। यहाँ मालिका के एक आदेशों पर एक से बढ़कर एक लड़की औरतें सिंगार में लीन होकर तैयार हो चुकी थी। अपनी पोटली से कुछ नोट निकालकर अपने सामने खड़ी फनकारों की नजर उतारते हुए मालिका जान कहती है, अल्लाह हिफाजत करे मर्दों की आज। इतना कहकर मालिका ने उस पैसों को हवा में उड़ा दिया और मुड़कर कहती है, हम भी देखना चाहते हैं आज इन अदाओं का जलवा। दावत में देर से पहुंचना तौहीन होगी हमारी, जल्दी करे आप सब। इतना कहकर जाती हुई मालिका एक पल के लिए रुक कर कहती है, सफेद संगमरमर सा बदन बक्सा है, खुदा ने आप सब की याद रखना, लौटते हुए कोई दाग नहीं होना चाहिए। उस हवेली की दीवारों से ज्यादा हुस्न चमकता है आपका, और हम चाहते हैं कि ये चमक हमेशा ऐसी ही बरकरार रहे। मालिका के पीछे एक एक कर सारी लड़कियां चली गई। यहाँ राजनगर में भी हवेली के बाहर सारी तैयारियां हो चुकी थी। बड़े बड़े रहीश अपनी बेटियों के साथ शौर्य की एक झलक देखने बेचैन थे। सबकी आंखों की बेचैनी तब दूर हुई जब उन्होंने वैजयंती देवी के साथ शौर्य को ब्लैक जैकेट और ब्लैक पेंट में आते हुए देखा। सच में जमाना चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, अग्निहोत्री खानदान के बच्चे कभी अपने संस्कार नहीं भूल सकते। इतराते हुए शौर्य की मां ने वहां खड़ी औरतों से कहा। तभी एक सुंदर सी औरत उसके पास आकर कहती है, वो तो दादी सा के सामने शौर्य की झुकी हुई नजरें ही बता रही हैं। वैसे अब सीधे शौर्य की शादी पर ही मिलना होगा इस राजभोग का। तभी शौर्य की मां संध्या कहती है, अरे आपके लिए हमारी हवेली के द्वार हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आ सकती है राजभोज ग्रहण करने।
चारों तरफ हो रहा शौर्य की जय जयकार का शोर उस पल सन्नाटे में बदल गया जिस पल उनके कानों में एकाएक घुंघरुओं की आवाज गूंजी। बड़े से दरवाजे से मालिका जान के साथ लगभग 25 एक से बढ़कर एक फनकार को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गई। बड़े से आंगन में जहां फूल बिछे हुए थे वहां सब क्रम से खड़ी हो गई। मालिका अपने कदमों को आगे बढ़ाकर वैजयंती देवी के पास आकर कहती है, मुबारक हो राजमाता, शहजादे की घर वापस। शुभकामनाएं देने से अच्छा होता कि अपनी देरी के लिए माफी मांग लेती, राजमाता ने अपनी अकड़ में कहा। अपने हाथ सलाम करते हुए मालिका कहती है, माफी हमारी किताब में नहीं है, हम सर झुकाना नहीं सर उठाकर जीना जानते हैं। आपने हमें बुलाया उसके शुक्रगुजार है हम। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया उसके लिए हम भी आभारी है आपके। इतना कहकर राजमाता मालिका को बैठने के लिए हाथ से इशारा करती है। तभी गुस्से में अपनी आंखें लाल पीली करते हुए राजेश कहता है, माँ सा यहाँ आकर ये हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। कब से इन्हें मुजरा करने कह रहा हूँ मैं, लेकिन कोई नाच ही नहीं रही है। राजमाता कुछ कहती उससे पहले मालिका जान इतराते हुए कहती है, ये आपकी गुलाम नहीं हमारे कोठे की शान है। आपके इशारे पर नहीं हमारे कहने पर नाचेंगी, वैसे अगर आपकी बात पर नहीं नाची तो विनती करके सर झुकाकर देख लीजिए, शायद बात बन जाए। राजेश गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, इन दो कौड़ी की तबाहीफों के सामने अपना सर झुकाऊंगा मैं। आप क्या अच्छे अच्छे रईस अपने सर का ताज झुका लेते हैं, फिर आप तो दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाले एक बेगारी मर्द है, आपका तो झुका हुआ सर भी हमें कबूल नहीं। मालिका की बातों ने राजेश और राजमाता के जैसे जख्मों पर नमक डाल दिया हो। तभी शौर्य बीच में बोलते हुए कहता है, कमाल करते हैं आपकी फूफा सा, याद रखिए औरत का काम कुछ भी हो लेकिन उसकी इज्जत हर रूप में होती है। शौर्य की बात सुनते ही राजमाता उसे घूरने लगी। मालिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। तभी नीचे खड़ी लड़कियों को मालिका ने हाथ का इशारा किया और वो नाचने लगी। इस कदर मुजरा हुआ कि वहां मौजूद हर शख्स की जुबान पर एक शब्द था, वहां। देश विदेश से आए लोग अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तभी शौर्य के शरीर में कांटे उठने लगे। मुजरा खत्म होने से पहले ही शौर्य ने महफिल छोड़ दी थी और अपने कमरे में आकर बैठ गया था। उसके कानों में घुंघरू की आवाज जैसे गूंज रही थी, उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। यहाँ राज जाता पैसों से भरी थाली मालिका के सामने रखते हुए कहती है, आपके मुजरे की कीमत कम लगे तो बता देना। अपनी अदाओं में जुल्फों को संवारते हुए मालिका कहती है, जिसके लिए महफिल सजी थी वो तो बीच मुजरे में ही चला गया, ये कीमत अब हमारे किसी काम की नहीं। मंद मंद मुस्कराते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाकर राजमाता कहती है, उसका जाना ही बताता ही कि सख्त नफरत है उसे आपसे और आपकी अदाओं से। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मोहतरमा, आज की बाजी आपकी हुई तो क्या शतरंज का खेल ही ऐसा होता है, राजा तक पहुंचने के लिए बहुत प्यादों को मरना होता है। इतना कहकर सलाम करके मालिका वहां से आ गई। वापस आते हुए सब लड़कियां उसके साथ थी। मालिका शक की निगाहों से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ गई। यहाँ हाथ में शराब की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए शख्स राजमाता को शौर्य के कमरे के बाहर दिखाई दिया। उसे देखते ही राजमाता गुस्से में लाल होकर कहती है, अर्जुन ये तुम्हारे चेहरे पर लाल रंग कैसा? आपको नहीं पता मासा, ये वो लाल रंग है जो महबूब के होठों से लिया जाता है। अर्जुन की बातें सुनकर राजमाता छीह कहकर अपने सर को झुकाते हुए कहती है, तुम्हारी अय्याशी से तंग आ चुके हैं हम अर्जुन। एक हमारे वो बेटे हैं त्रिभुवन और रुद्र प्रताप, जिसकी वजह से हमारा सर हमेशा गर्व से उठा रहता है, और एक हमारा छोटा बेटा है अर्जुन जो हमें बार बार शर्मिंदगी का आईना दिखाता है। अच्छा होता कि तुम भी उसी हादसे में मारे गए होते। उदास से चेहरे में मुस्कुराकर अर्जुन कहता है, आपके बड़े बेटे के पास जीने की वजह है उसकी बीवी उसका बेटा।
लेकिन इस छोटे बेटे को आपने दिया ही क्या है सिवाय इस शराब की बोतल के। इतना कहकर अपनी बोतल को सिर पर रखकर अर्जुन गाना गाते हुए वहां से आगे बढ़ता है। मुझे पीने जा शौक नहीं पिता हूँ, अपनी माँ सा के दिए गम भुलाने को। यहाँ कोठे पर पहुँचते ही मालिका अपने चौक में खड़े होकर कहती है, साहिबा कहाँ है। सबसे पीछे खड़ी साहिबा घबरा कर आगे आते हुए अदाब करके कहती है, जी हुजूर। मालिका बाकी लोगों को वहां से जाने का इशारा करती है। साहिबा की नजरें झुकी हुई थी। ग्रीन घरारा पहने साहिबा की आंखों में एक डर सा था। हमारी आंखें चाहे कहीं भी हो लेकिन नजर आप पर ही रहती हैं। नजरें उठाकर जरा देखिए हमारी तरफ। मालिका की बात सुनकर साहिबा सकुचाते हुए उसको देखती है। तभी मालिका उसके थोड़े पास आकर कहती है, जरा सी नजरें क्या फेरी हमने, आप तो इश्क फरमाने निकल गई बीबी। नहीं हुजूर ये सच नहीं है। साहिबा की बात सुनते ही मालिका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये तो आपके जिस्म पे लगा दाग ही बता रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तभी साहिबा अपने दुपट्टे को संभाल कर गले में हुए लाल निशान को छुपाने की कोशिश करती है। मालिका साहिबा के दुपट्टे को खींचकर उससे दूर फेंक देती है। साहिबा खुद को अपनी हाथों की जकड़ में छुपाने की कोशिश करती है। तभी मालिका उसके वालों को छूते हुए कहती है, तुम्हारा ये बिखरा हुआ मिजाज ही बता रहा है हकीकत तुम्हारी। आज तुम्हें आखिरी दफा समझा रहे हैं। इस कोठे पर सिर्फ मुजरा होता है, जिस्मों का सौदा नहीं। अपनी चढ़ती जवानी को संभालिए, वो आपको अपने पैर की जुती तक नहीं बनाएगा और ना किसी और के घर की शोभा रहने देगा। उसके साथ हमने जिस्म का नहीं, अपनी रूह का सौदा किया है। साहिबा की बात सुनकर मालिका मुस्कराते हुए कहती है, कोठे में रहकर भी तुम पाक दामन लिए हो, ये सिर्फ हम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। याद रखो तुम्हारा पेशा तबाहिफ का है। तुम्हारे साथ वफा सिर्फ घुंघरू दिखा सकते हैं और कोई नहीं, कोई भी नहीं। अपनी बात खत्म करके मालिका जाने ही वाली थी कि साहिबा रोते हुए दौड़कर उसके आगे आकर खड़ी हो गई और कहती है, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप यही कहती हुजूर। साहिबा की बात सुनते की मालिका की आंखें भर आई। उसके सामने लंबे वालों वाली एक सौंदर्य से परिपूर्ण लड़की का चेहरा घूमने लगा। साहिबा अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहती है, बोलिए ना हुजूर, क्या आप सबके लिए ये बात अमल करती हैं या सिर्फ हम कोठे में रहने वाली यतीमों के लिए इश्क सजा है? बोलिए ना हुजूर। खुद को संभालते हुए मालिका कहती है, हम जानते हैं इश्क का अंजाम बेमौत मारने का हुनर रखता है ये इश्क। हम नहीं चाहते कि हमारी तरह तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़कर अपनी पहचान छिपाती फिरे। इश्क मुकम्मल ना हो तो श्राप बन जाता है, हजार दुश्मनों का पहरा होता है। दिलों की इस कश्मकश में मात हमेशा हमारी होती है। अपना सब कुछ लुटा कर भी हम बेवफा कहलाते हैं और हमारा सब कुछ लूट कर भी वो खानदानी रईस। इतना कहकर सोचते हुए मालिका अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगी। साहिबा बही बैठकर अपने मुंह को छिपाते हुए रोते हुए खुद में किसी की खुशबू को महसूस कर रही थी। यहाँ विशाल शौर्य के पास आकर कहता है, वाओ यार, क्या डांस था और क्या डांस करने वाली थी। कसम से इतनी खूबसूरती पहली बार देखी है मेरी आंखों ने तो। लेकिन तू वहां से लौट क्यों आया? मेहमान तुझे ढूंढ रहे थे, वहां क्यों आया तू? पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मेरे शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। कुछ याद सा आने लगा। कुछ ठीका नहीं लगा, बस माई माइंड स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रेस्ड एज इफ आई वॉज रिमेम्बरिंग समथिंग ओल्ड। दिमाग पर जोर पड़ने लगा जैसे कुछ पुराना याद आ रहा हो। बस इसलिए। अरे यार भाई, क्या लड़कियां थी वहां, कसम से देखने लायक। विशाल की बात को सुनकर शौर्य कोई जवाब देता इससे पहले पीछे से राजमाता आकर उसकी बात को कटते हुए कहती है, लड़कियां नहीं तबाहिफ। विशाल हिचकिचाते हुए कहता है, जो भी हो वो थी तो लड़कियां ही। इतना सुनकर वैजयंती ने उसे घूरा ही था कि विशाल खुद को बचाते हुए कहता है, मैं अभी आया।
वैजयंती देवी शौर्य के कंधे को सहलाते हुए कहती हैं, तुम हमारे खानदान की शान हो। इससे पहले कि तुम्हारा मन अर्जुन की तरह मचले और तुम कोई गलत कदम उठाओ, उससे पहले हम चाहते हैं कि अपनी रात की पार्टी में तुम अवंतिका से मिल लो। शौर्य सोचते हुए कहता है, ये अवंतिका कौन है दादी माँ? अपने दिमाग पर जोर दो, शायद कुछ याद आए। तुम्हारी बचपन की दोस्त राजा साहब की बेटी है वो अवंतिका, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती बारिश। अपनी दादी की बात पर चिढ़ते हुए शौर्य कहता है, ओ कम ऑन दादी माँ, अभी तो मुझे आए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप मेरा रिश्ता कराने लगी। दादी कुछ और कहती उससे पहले शौर्य वहां से चला गया और नीचे सोफे के ऊपर खड़े होकर कहता है, अमन, दिया, जया, सोम, प्रवीण, विशाल, जल्दी जल्दी नीचे आओ। शौर्य की आवाज सुनकर विशाल सहित घर के सारे लोग जल्दी जल्दी नीचे आकर खड़े हो गए। सब तैयार थे, जिन्हें देखकर शौर्य कहता है, OMG, तुम सब तो मुझसे एक कदम आगे निकले। सब के सब तैयार हो, लेकिन इन कपड़ों में? अरे यार, हम किसी के यहाँ पूजा में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। सामने खड़ी एक लड़की अपने चश्मे को संभालते हुए कहती है, भाई दादी सा ने देख लिया ना तो हमें इन कपड़ों में भी नहीं जाने देगी। वो देखे उससे पहले निकलो यहाँ से। जया, तू भले चश्मा पहनकर इंटेलिजेंट दिखती है, लेकिन है तू डम ही, उसके भाई प्रवीण ने उसके सिर पे धीरे से मारते हुए कहा। हमने दादी माँ से परमिशन ली है जाने की, और ये भोलापन भाई को मत दिखाओ, उन्हें पता है कि तू कैसी कैसी ड्रेस पहनती है। चल अब निकाल इस दुपट्टे को और चलते हैं। तभी दिया और जया ने अपने दुपट्टे को हटाकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी जो घुटने से थोड़ी ऊपर थी, आस्तीनों का नाम ही नहीं था, बीच में नग लगे हुए थे। सब पार्टी के लिए निकल गए थे। यहाँ मालिका अपने मखमली बिस्तर में लेटी लेटी करवट बदल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, एक बेचैनी थी। उसकी आंखों में एक चेहरा घूम रहा था, उससे बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एकदम उठकर अपने टेलीफोन से एक फोन लगा दिया। घंटी बजते बजते रुकने ही वाली थी। मालिका ने हिम्मत हार कर फोन हाथ से छोड़ा ही था, तभी उसे हेलो की आवाज सुनाई देती है। खुशी के आंसू गिराते हुए मालिका अपने फोन को उठाकर कान से लगाते हुए कहती है, तुम ठीक हो रूहानी? फोन पर एक लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हम नूर को आज ही अपनी खबर दी थी, उसी से पूछ लिया होता। अच्छा, माफी चाहते हैं, लगता है नूर हमें इत्तला करना भूल गई। मालिका की बात सुनकर फोन पर लड़की कहती है, हमारा नाम रूहानी नहीं है, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर की पूजा की जाए या खुदा की इबादत, बात तो एक ही है। मालिका की बात पर चिढ़ते हुए उसे जवाब आता है, आपके लिए होगा सब एक, हमारे पास मर्यादा है, हम सर ढक कर उसे ईश्वर के चरणों में झुकाते हैं, इंसान के कदमों में नहीं। ये तो वक्त और किस्मत का खेल होता है, किसी को महलों में राज देता है तो किसी को सड़कों पर तमाशा। हम तमाशा है तो क्या तुम्हें हमेशा रानी बनाने का ख्वाब देखा है? मालिका की बात सुनते ही उसे जवाब आता है, जब तक आपसे रिश्ता है तब तक रानी, क्या हम किसी के पैर की जुती भी नहीं बन सकते हैं? दोबारा हमारा समय खराब ना करे प्रभु, आपको सद्बुद्धि दे रखते हैं। फोन के कटते ही मालिका उसे अपने दिल से लगाकर आंसू गिराते हुए कहती है, तुम क्या ही जानो अब दर्द हमारे दिल का, हम न तुम्हें सीने से लगा सकते हैं और न ही खुद से दूर कर सकते हैं। तुम हमारे कोठे का वो ताज हो जिसे हम ना अपने सर पर सजा सकते हैं और ना ही भुला सकते हैं। तभी मालिका को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, ये इतनी रात को कौन नाच रहा है? यहाँ शौर्य की पार्टी शुरू हो चुकी थी। तभी सोम सामने की तरफ हाथ करते हुए कहता है, भाई आपकी बचपन की दोस्त अवंतिका। मुझे सिर्फ बचपन का अपना प्यार याद है, ये चिमरे जैसी शकल की अवंतिका नहीं। इतना कहकर शौर्य ने अपने मुंह को घुमा लिया, तभी उसके की बातों पर सब हंसने लगे।
भाई एक नजर देख तो सही, तेरे शहर में कमाल की खूबसूरती है लड़कियों में। शौर्य ने जैसे ही पलट कर देखा, ग्रे स्लिपलेस ड्रेस में खुले वाल किए लंबे नाखून बाली बड़ी बड़ी हील पहने एक लड़की खड़ी थी। ए छाया शौर्य में अवंतिका। शौर्य हाथ मिलाते हुए कहता है, वेलकम टू माई पार्टी, प्लीज एंजॉय, एक मिनट। इतना कहकर शौर्य वहां से खिसक गया। भाई इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर क्यों किया? विशाल की बात सुनकर शौर्य कहता है, इसमें वो बात नहीं जो उसमें थी, इसकी आंखें इतनी गहरी नहीं कि मैं डूब जाऊं। विशाल सोचते हुए कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? पार्टी में जूस के गिलास को पकड़े हुए शौर्य विशाल की तरफ देखकर कहता है, उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मैं डूब गया। नीले से रंग की उसकी आंखें, नागिन से बाल, उफ गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ जिन्हें देखकर ही होठों से चूमने का मन करने लगे। अपनी आईब्रो उठाकर शौर्य को तरफ देखते हुए विशाल कहता है, भाई तू किस लड़की की बात कर रहा है? उसी की जिससे बचपन से प्यार करते आया है। शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाकर शौर्य, हाँ, तूने उसे कब देख लिया? विशाल की बात को कटते हुए शौर्य, देखा नहीं है लेकिन देखते ही पहचान लूंगा, और तुम देखना, दिखने में देखना लायक ही होगी वो। अपनी बात खत्म करके शौर्य आगे बढ़ता, उससे पहले पहले उसका हाथ किसी की पकड़ में था। अवंतिका तुम? शौर्य प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अवंतिका के हाथ को पकड़कर उसे संभालते हुए, अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। यहाँ आधी रात को मालिका छात से चिल्लाते हुए कहती हैं, ये कोई समय नहीं है अपने घुंघरू की खनक सुनाने का, सुबह को पेश करना अपनी कला। गाड़ी से शौर्य अवंतिका के साथ उसके घर के बाहर था। शौर्य अवंतिका की तरफ झुकते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे ताना मारते हुए कहता है, जब संभलती नहीं तो इतनी पी ही क्यों ली? शौर्य के गले पर हाथ रखकर उसके थोड़े नजदीक आते हुए अवंतिका गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे करीब आने के लिए। शौर्य अवंतिका से दूरी बनाता, उससे पहले अवंतिका ने आओ देखा ना ताओ और उसे अपनी बाहों में भर लिया। शौर्य से वो इस तरह लिपट गई जैसे चंदन के पेड़ से सांप। अवंतिका के इतने करीब आते ही शौर्य भी खुद को जैसे भूल गया। शौर्य के होंठ अवंतिका के होठों में वालों की तरह उलझे हुए थे। शौर्य के होठों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अवंतिका अपने नाखूनों से उसकी पीठ को रोंद रही थी। रात बीत गई थी। सुबह के सूरज का उजाला पर्दों को रौंद कर आंखों पर आ रहा था। सुंदर लहंगे में सजी वालों को खोले सुंदर सी लड़की की आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही हों। दबे पांव छुपते छुपाते वो मालिका के कमरे के पास से गुजर ही रही थी कि टकरा गई। अल्लाह, देखकर नहीं चल सकती क्या आप? इतना कहकर जैसे ही नूर ने पीछे देखा, साहिबा उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर नूर ने अपनी नजरें झुका ली। साहिबा भी नूर को देखकर घबरा गई। आप हुजूर के कमरे में क्या कर रही है साहिबा जी? नूर के सवाल का जवाब देने की बजाय उससे उल्टे सवाल करते हुए साहिबा कहती हैं, यही तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि ये सच सबर कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हमें अपने कॉलेज में डांस की परफॉर्मेंस देनी है तो हुजूर से कुछ गुफ्तगू करने आए थे, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, अब लगता है कि उन्हें देखे बिना ही जाना पड़ेगा। अपनी बात कहकर नूर ने अपने कदम वापस मोड़ लिए थे। सोचते हुए साहिबा खुद से कहती है, इतनी सुबह सुबह आखिर हुजूर गई कहा? हवेली में सोए हुए शौर्य के कानों में एक आवाज गूंजने लगी। अपने तकिए को सिर के नीचे से उठाकर कान के ऊपर रखते हुए शौर्य फिर सोने की कोशिश करने लगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजमाता और मालिका जान की थी। देखिए ना कमबख्त वक्त की शिकस्त, जिसने कोठे पर ताला लगवाया है आज वही उसे खोलेगी। मालिका के इतना कहते ही राजमाता अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, हरगिज नहीं। दोनों अपनी अकड़ में थी। तभी मालिका जान कहती है, आपके राजमहल में इतना खजाना नहीं है
कि साहिबा के जिस्म पर लगे दागों को हमारी इजाजत के बिना मिटा सके। हमारी फाइल हमें सौंपकर कोठे का ताला खुलेगा या आपके महल की शोभा आज पुलिस बढ़ाएगी। अच्छे से जानती है आप लोगों को कोई भी चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन सच हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा न हो कि तबाहिफ से नफरत करने वाला आपका शौर्य आपको ही देखना मुलाजिम ना समझे। ऐसा भी क्या हो गया है साहिबा के साथ? राजमाता की बात पर मालिका कहती है, अपने साहबजादे से पूछिए, इससे उन होठों को चूमा है जिन्हें आप एक नजर देखना मुलाजिम नहीं समझती। कहीं ऐसा ना हो कि उसके होठों के रंग से हम आपके साहबजादे की कहानी लिख दे। अपनी जिह्वा पर ताला लगाकर रखिए, आज शाम होने से पहले कोठे का ताला खुल जाएगा। अब जाइए यहाँ से, राजमाता ने गुस्से में कहा। तभी दोनों की बात में बीच में घुसते हुए राजेश वहां आकर कहता है, क्या बात है माँ, सा रात के पैसे कम पड़ गए क्या जो सुबह फिर लेने चली आइए? तभी प्रमिला बात को काटते हुए कहती है, अरे वो तो भाई सा से मिलने आई थी। इतना कहकर प्रमिला बही के बही चुप हो गई। तभी मालिका बिना कुछ कहे वहां से निकलती है। मालिका के जाते ही शौर्य वहां आकर कहता है, कौन था यहाँ? अरे शौर्य वो। प्रमिला इतना ही कह पाई थी कि उसे राजमाता घूरते हुए कहती है, कोई नहीं बच्चे, यहाँ गरीब आते रहते हैं अपनी समस्या लेकर। पर आवाज तो ऐसी थी दादी माँ जैसे कोई अपना हक आपसे मांगने की बजाय छीन रहा हो। शौर्य की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है, इस हवेली में हक मांगने से नहीं मिलते हैं, छीनने ही पड़ते हैं, बाहर वालों को भी और अंदर वालों को भी। अर्जुन की बात शौर्य के सर कर ऊपर से निकल गई। राजमाता मन ही मन सोचते हुए खुद से कहती है, कोठे का ताला तो खुलवा लोगी, लेकिन खरीदार कहाँ से लाओगी? मालिका को कोठे में आते देखकर सब एक साथ खड़ी हो गई। तभी मालिका कहती है, घुंघरू बांध लो, आज मुजरा है। साहिबा हैरानी से कहती है, लेकिन ये ताला